गर्मी की दोपहर थी। रामपुर गांव के बाहर एक पुराना तालाब था। गांव के लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे। राधिका अपनी सहेली मीरा के साथ खेत से लौट रही थी। राधिका, तुझे पता है, कल रात फिर किसी ने उस तालाब से आवाज सुनी है। लोग कहते हैं वहाँ कोई औरत रोती है और सुंदर लड़कियों को बुलाती है। मुझे तो बहुत डर लगता है उस तालाब से। अरे ये सब बकवास है मीरा, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती इन चीजों को। ये बूढ़े लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। तालाब तो बस तालाब है। पर राधिका, इतने सारे लोग एक ही बात क्यों कहते हैं? पिछले महीने सोनू की बहन गायब हो गई थी ना, उसे भी उसी तालाब के पास लोगों ने आखिरी बार देखा था। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है वो भाग गई हो। तू जानती है ना, उसकी शादी किसी बूढ़े से तय हुई थी। मैं होती तो मैं भी भाग जाती। और वैसे भी तू इतना क्यों सोचती है इन बातों के बारे में? दोनों सहेलियां बातें करते हुए घर पहुंची। राधिका के घर में उसकी छोटी बहन कविता, माँ सुनीता और पिता रमेश थे। राधिका, कहाँ थी इतनी देर? देख, तेरे बाबा बहुत गुस्से में बैठे हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाया कर, पर तू सुनती कहाँ है मेरी? क्यों माँ? मैं तो बस मीरा के साथ खेत से आ रही थी। हम काम कर रहे थे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे हम। तू हमेशा घूमती रहती है इधर उधर, लोग क्या कहेंगे? एक लड़की शाम को बाहर घूम रही है। देख, तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब घर में रहा कर और घर का काम सीख। पिताजी, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपनी सहेली के साथ थी और मैं घर का काम जानती हूँ। माँ को पूछो, मैं सारा काम करती हूँ। बस कर, ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ। और सुन अच्छे से, कल चमन के पिता आ रहे हैं तेरा रिश्ता देखने। उनका बेटा शहर में नौकरी करता है। तू किस्मत वाली है जो ऐसा लड़का मिल रहा है। चमन? पिताजी, वो तो शराब पीता है और जुआ खेलता है। पूरे गांव में उसकी बदनामी है। मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। तू कौन होती है ये तय करने वाली कि तू किससे शादी करेगी और किससे नहीं? तू कोई रानी नहीं है जो अपनी मर्जी से शादी करेगी। जो मैं कहूँ वो तू करेगी, समझी? तेरी खूबसूरती ने तुझे घमंडी बना दिया है। ये सुंदरता एक दिन तेरे लिए मुसीबत बनेगी। अरे सुनो जी, इतना गुस्सा मत करो। बच्ची है अभी, समझ जाएगी। चुप रहो तुमने ही इसे बिगाड़ा है। जाओ राधिका, अपने कमरे में जाओ और कल जब मेहमान आए तो अच्छे से तैयार होकर आना। राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन कविता उसके पास आई। दीदी मत रो, देखो मैं पिताजी से बात करूंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी कि चमन अच्छा लड़का नहीं है। वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। कोई फायदा नहीं कविता, पिताजी मेरी कभी नहीं सुनते। उन्हें तो बस लगता है कि मैं घमंडी हो गई हूँ अपनी सुंदरता पर। मैंने कभी घमंड नहीं किया अपनी शक्ल पर लोग समझते ही नहीं। तुम घमंडी नहीं हो दीदी, तुम तो सबसे अच्छी हो। तुम बस अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हो, इसमें गलत क्या है? पर इस गांव की लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है कविता। यहाँ तो लड़कियां बोझ होती हैं। जल्दी से जल्दी उनकी शादी करवा दो बस। रात हो गई थी। राधिका को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे दूर तालाब की तरफ एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये क्या है? तालाब में रोशनी कहाँ से आ रही है? शायद कोई होगा वहाँ, या फिर नहीं, मैं बेकार सोच रही हूँ। वहाँ कुछ नहीं है। अगली सुबह चमन के पिता और चमन राधिका को देखने आए। घर में हलचल मची थी। वाह रमेश भाई, बहुत सुंदर है आपकी बेटी।
सच में लक्ष्मी जैसी लगती है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या कहते हो चमन? हाँ पिताजी, मुझे भी पसंद है, बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे, तो फिर अगले महीने ही शादी कर देते हैं। शुभ मुहूर्त भी आ रहा है। राधिका रोते हुए अंदर चली गई। शाम को मीरा उससे मिलने आई। दोनों सहेलियां घर के पीछे बैठ गईं। राधिका, मैंने सुना तेरी शादी चमन से तय हो गई है। ये तो बहुत गलत हुआ। तू उस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाएगी, वो तो नशेड़ी है। मैं जानती हूँ मीरा, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पिताजी मेरी बात नहीं सुनते, माँ भी कुछ नहीं कह सकती। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। तो फिर चली जा यहाँ से राधिका, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तेरे साथ चलूंगी, हम दोनों शहर चले जाएंगे। कहाँ चली जाऊं मीरा? और अगर चली गई तो कविता का क्या होगा? पिताजी उसे भी सजा देंगे और फिर शहर में हम क्या करेंगे? हमारे पास ना पैसे हैं ना कोई जगह। तो फिर साधु महाराज के पास चल, वो आश्रम में रहते हैं ना, गांव के बाहर। वो बहुत ज्ञानी है, शायद वो कोई रास्ता बता सके। ठीक है, चल अभी चलते हैं। वैसे भी अब घर में मेरा मन नहीं लग रहा, पिताजी ने तो मेरा दम घोट दिया है। दोनों सहेलियां साधु के आश्रम की तरफ निकल पड़ीं। रास्ते में वो तालाब के पास से गुजरीं। राधिका, चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मुझे इस जगह से डर लगता है। देख कितना सुनसान है यहाँ। अरे रुक ना, देख तालाब का पानी कितना साफ है। चल पानी में हाथ मुंह धो ले, बहुत गर्मी है। नहीं राधिका, यहाँ मत रुक, चल आगे बढ़ते हैं। तुझे पता नहीं इस तालाब के बारे में क्या क्या कहानियां हैं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। वो दादी सावित्री थी। बेटी, इस तालाब से दूर रहना। यहाँ 15 साल पहले एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। एक सुंदर लड़की को उसके ही परिवार ने इस तालाब में डुबो दिया था। उसका नाम था झिलमिल। पर ऐसा क्यों किया होगा दादी उसके परिवार ने? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी बेटी, इतनी सुंदर कि लोग रास्ता भूल जाते थे उसे देखकर। उसकी माँ को लगता था कि उसकी खूबसूरती के आगे वो कुछ नहीं है, और उसके पिता को लगता था कि इतनी सुंदर लड़की घर में रहेगी तो बदनामी होगी। तो इसलिए उन्होंने अपनी ही बेटी को मार दिया। ये तो बहुत गलत है दादी। हाँ बेटी, उस दिन के बाद से ये तालाब शापित हो गया। कहते हैं झिलमिल की आत्मा अब भी यहाँ रहती है। वो सुंदर लड़कियों को बुलाती है, और जो यहाँ आती है वो कभी वापस नहीं जाती। पर दादी, ये तो बस एक कहानी होगी, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। मत कहो ऐसा बेटी, कुछ चीजें होती हैं जो हम देख नहीं सकते। खासकर तुम जैसी सुंदर लड़कियों को तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अब चलो, मैं तुम दोनों को साधु के आश्रम छोड़ आती हूँ। तीनों साधु के आश्रम पहुँचे। साधु महाराज ध्यान में बैठे थे। आओ बेटी, बैठो। मुझे पता है तुम क्यों आई हो। तुम्हारे चेहरे पर उदासी साफ दिख रही है। महाराज, मेरे पिताजी मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवाना चाहते हैं जो शराबी और जुआरी है। मैं नहीं करना चाहती ये शादी। आप बताइए मैं क्या करूं? बेटी, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई है, पर याद रखना, असली सुंदरता दिल की होती है, चेहरे की नहीं। पर महाराज, अभी राधिका की समस्या का कोई समाधान है? हम क्या कर सकते हैं? बेटी राधिका, तुम्हें अपने पिता से खुलकर बात करनी होगी, और अगर वो नहीं सुनते तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। पर ध्यान रहे, हिंसा का रास्ता कभी मत अपनाना। और हाँ,
उस तालाब से दूर रहना। तालाब? दादी ने भी वही कहा। आखिर उस तालाब में है क्या महाराज? उस तालाब में एक लड़की की पीड़ा है बेटी। 15 साल पहले झिलमिल नाम की एक लड़की को उसके परिवार ने उसी तालाब में डुबो दिया था। वो भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थी। तो क्या सच में उसकी आत्मा वहां है? हाँ बेटी, जब किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती। झिलमिल अब उस तालाब की रानी बन गई है। वो अपने जैसी सुंदर लड़कियों को बुलाती है, पर उसका मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता। महाराज, क्या झिलमिल की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती? कोई उपाय तो होगा। उपाय तो है दादी माँ, पर वो बहुत मुश्किल है। झिलमिल को तभी शांति मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा हो जाए। वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। राधिका सब सुनकर सोच में पड़ गई। उसे अपनी और झिलमिल की कहानी में बहुत समानता दिखाई दी। महाराज, अगर मैं उस झिलमिल से मिलूं तो क्या होगा? मुझे लगता है वो मुझे समझ सकती है। नहीं बेटी, ये बहुत खतरनाक है। तुम उस तालाब के पास मत जाना। झिलमिल की आत्मा अब बदले की आग में जल रही है। वो किसी को नहीं छोड़ती। राधिका, महाराज सही कह रहे हैं। तू उस तालाब के पास मत जाना। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। अब चलते हैं घर, देर हो रही है। दोनों सहेलियां आश्रम से निकलीं। रात हो गई थी। राधिका अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे फिर से खिड़की के बाहर वही रोशनी दिखाई दी। फिर से वही रोशनी? ये तालाब से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। राधिका चुपके से घर से निकली और तालाब की तरफ चल पड़ी। ये क्या है? पानी इतना चमक क्यों रहा है? तभी अचानक पानी में से एक आवाज आई। राधिका, पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कौन है वहां? कौन मुझे बुला रहा है? मैं झिलमिल हूं, वो जिसे 15 साल पहले मार दिया गया था। मैं तुम्हारी तरह ही थी राधिका, सुंदर और मासूम। पर मेरी सुंदरता ही मेरी मौत बन गई। तुम सच में हो? मैं डर रही हूं। डरो मत राधिका, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। तभी पानी में से एक लड़की का चेहरा उभरा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। आओ राधिका, पानी के अंदर आओ। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहती हूँ। वहां तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। पानी के अंदर? पर मैं डूब जाऊंगी। मुझे तैरना नहीं आता। तुम नहीं डूबोगी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसे एक अजीब सी ताकत ने खींच लिया। ये कैसे हो रहा है? मैं पानी में सांस ले पा रही हूँ। ये मेरी दुनिया है राधिका। यहाँ सब कुछ अलग है। चलो मेरे साथ आओ। राधिका झिलमिल के साथ पानी के अंदर गहराई में जाने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। ये महल? पानी के अंदर महल? ये सब सच है? हाँ राधिका, जब मेरे परिवार ने मुझे मार दिया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली।
मेरे अंदर इतना दर्द था, इतना गुस्सा था कि मैं ये दुनिया बना बैठी। ये मेरी दुनिया है जहाँ की मैं रानी हूँ। महल के अंदर पहुंचकर राधिका ने देखा कि वहाँ कुछ और लड़कियां भी थीं। ये सब कौन है? ये लड़कियां यहाँ क्यों हैं? ये सब मेरी तरह ही है राधिका। इन सबके साथ भी अन्याय हुआ था। इन्हें भी इनके परिवार ने इनकी खूबसूरती के कारण प्रताड़ित किया था। कुछ को मार दिया गया, कुछ ने खुद अपनी जान दे दी, और अब हम सब यहाँ हैं। तभी एक नौकर वहां आया। उसका नाम रहबर था। वो झिलमिल का सेवक था। मालकिन, ये नई लड़की कौन है? क्या इसे भी यहीं रहना है? नहीं रहबर, राधिका अलग है। वो अभी जिंदा है। मैं उसे बस अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद वो चाहे तो वापस जा सकती है। मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है झिलमिल। मुझे समझना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और ये सब क्यों। बैठो राधिका, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। 15 साल पहले की बात है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़की थी। झिलमिल ने अपनी आंखें बंद की और उसे 15 साल पहले की वो रात याद आ गई। मैं अपने घर में थी। मेरी माँ कमला और पिता राजेंद्र बाहर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मैं छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। सुनो जी, मुझे इस लड़की से परेशानी हो रही है। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, लोग मेरी नहीं, इस झिलमिल की तारीफ करते हैं। मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर है, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। इसकी खूबसूरती ही इसकी मौत बनेगी। उस दिन मैंने सब सुन लिया था राधिका। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे अपने माँ बाप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। मैं बहुत रोई उस रात, पर मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? अगले दिन शाम को मेरी माँ ने मुझे कहा कि चल तालाब पर चलते हैं। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं उनके साथ चली गई। तालाब पर मेरे पिता भी थे। माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं और पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आ गई ना, अब तू यहीं रहेगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तेरी खूबसूरती ने हमारे घर में बहुत परेशानी ला दी है। अब हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तू इस तालाब में रहेगी। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस रात राजेंद्र और कमला ने झिलमिल को तालाब में धक्का दे दिया। मैं डूबती रही राधिका। आखिरी पल में मैंने बस एक ही चीज सोची, बदला। मुझे बदला चाहिए था उन लोगों से जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। तभी रहबर फिर से आया। मालकिन, समय हो गया है। आज रात फिर से एक लड़की का यहाँ आना है। उसके पिता ने उसकी शादी एक बूढ़े से तय की है। ठीक है रहबर, तैयारी करो। झिलमिल, ऐसा मत करो। वो लड़की बेकसूर है, उसे यहाँ मत लाओ। राधिका, तुम नहीं समझोगी। ये मेरा बदला है हर उस पिता से जो अपनी बेटी को नहीं समझता। तुम इन लड़कियों को वापस भेज दो झिलमिल, और अपने माँ बाप को माफ कर दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। माफ करो? उन्होंने मुझे मार डाला राधिका। उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला। मैं कैसे माफ करूं? तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। ऊपर से कोई पानी में कूदा। वो कविता थी, राधिका की बहन। दीदी, दीदी, कहाँ हो आप? मैंने देखा आप तालाब की तरफ जा रही थी। मैं आपको बचाने आई हूँ। कविता, तुम यहाँ कैसे आ गई?
तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती दीदी, आप मेरी बहन हैं। कविता भी पानी के अंदर उसी महल में पहुंच गई। एक और लड़की, और ये तो बहुत छोटी है। आप कौन है और मेरी दीदी को यहाँ क्यों रखा है? कविता, ये झिलमिल है। वो 15 साल पहले मरी थी, अब वो यहाँ रहती है। तो क्या दादी सावित्री सच कह रही थी? सच में आत्मा होती है? हाँ, मैं एक आत्मा हूँ और तुम्हारी बहन यहाँ अपनी मर्जी से आई है। मैंने उसे जबरदस्ती नहीं रोका। दीदी, चलिए यहाँ से घर चलते हैं। पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं। पिताजी, वो तो मुझसे नाराज हैं। उन्हें तो बस मेरी शादी चमन से करवानी है। नहीं दीदी, जब आप घर नहीं लौटी तो पिताजी बहुत घबरा गए। वो रो रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत गलती की, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सच में पिताजी रो रहे थे? हाँ दीदी, उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। वो चमन से रिश्ता तोड़ चुके हैं। अब वो कहते हैं कि आप जिससे चाहे शादी करें, वो आपको मजबूर नहीं करेंगे। ये सुनकर झिलमिल के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखा राधिका, तुम्हारे पिता को तुम्हारी कद्र हो गई जब तुम गायब हो गई। काश मेरे माँ बाप को भी मेरी कद्र हो जाती। झिलमिल, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अपने माँ बाप से मिलो, उन्हें माफ करो। शायद उन्हें भी अब एहसास हो गया हो। नहीं राधिका, 15 साल हो गए हैं। वो तो शायद मुझे भूल भी गए होंगे। नहीं झिलमिल दीदी, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को नहीं भूल सकते। भले ही उन्होंने गलती की हो, पर अंदर से वो जरूर पछता रहे होंगे। तभी रहबर फिर से आया। उसके साथ एक बुजुर्ग जोड़ा था। वो राजेंद्र और कमला थे, झिलमिल के माँ बाप। मालकिन, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं ये आपके माँ बाप हैं। माँ, पिताजी, तुम यहाँ कैसे आ गए? बेटी, हमारी बेटी, हम तुझे 15 सालों से ढूंढ रहे हैं। हमने बहुत गलती की, हमें माफ कर दे बेटी। झिलमिल, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मुझे तुझसे ईर्ष्या हुई। तेरी खूबसूरती से मुझे जलन हुई। पर जिस दिन तू गई, उस दिन से मैं एक पल भी चैन से नहीं सोई। मुझे माफ कर दे बेटी। तुमने मुझे मार डाला। तुमने अपनी ही बेटी को मार डाला। हाँ बेटी, हमने बहुत बड़ा पाप किया और हम हर दिन उस पाप की सजा भुगत रहे हैं। हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हर रात तेरी याद आती है, तेरी आवाज सुनाई देती है बेटी। झिलमिल, मैं तेरी माँ हूँ। एक माँ अपनी बेटी को कभी नहीं भूल सकती। भले ही मैंने तुझे मार डाला, पर मेरा दिल तुझे कभी नहीं भुला पाया। राधिका, तुम सही कह रही थी। बदला लेने से शांति नहीं मिलती। मैंने 15 साल इस गुस्से में बिताए, पर आज जब मैं अपने माँ बाप को देख रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि वो भी इतना ही दुख भुगत रहे हैं। तो क्या तुम उन्हें माफ कर दोगी? मैं नहीं जानती। 15 साल का दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता, पर मैं कोशिश करूंगी। झिलमिल दीदी, माफ करना बहुत बड़ी बात है, पर अगर आप माफ नहीं करोगी तो आप हमेशा इस दर्द में उलझी रहोगी। माँ, पिताजी, मैं आपको माफ करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपने दिल को पूरी तरह समझा पाऊंगी या नहीं, पर मैं अब और इस गुस्से में नहीं जीना चाहती। बेटी, मेरी बेटी, तूने हमें माफ कर दिया? हाँ माँ, पर एक शर्त है। तुम्हें गांव में जाकर सबको बताना होगा
कि बेटियां बोझ नहीं होती। तुम्हें लोगों को समझाना होगा कि हर बेटी कीमती है। हाँ बेटी, हम ये करेंगे। हम पूरी जिंदगी इसी काम में लगा देंगे। हम हर उस पिता को समझाएंगे कि अपनी बेटी की कद्र करें। तभी अचानक पूरा महल चमकने लगा। एक तेज रोशनी फैली। झिलमिल का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। राधिका, ये क्या हो रहा है? मैं जा रही हूँ। तुम्हें शांति मिल रही है झिलमिल। तुमने माफ किया, इसलिए अब तुम्हें मुक्ति मिल रही है। शांति, सच में 15 सालों बाद मुझे शांति मिल रही है। धन्यवाद राधिका, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। झिलमिल का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। साथ ही वो सारी लड़कियां जो उसकी दुनिया में कैद थीं, वो भी आजाद हो गईं। वो महल भी धीरे धीरे गायब होने लगा। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये महल टूट रहा है। सब लोग तेजी से ऊपर की तरफ तैरने लगे। थोड़ी देर में सब तालाब से बाहर आ गए। राधिका, मेरी बेटी, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने बहुत गलती की। पिताजी, आप रो रहे हैं? मैं ठीक हूँ पिताजी। बेटी, जब तू गायब हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खोने वाला था। तू मेरी बेटी है। मुझे तुझ पर गर्व होना चाहिए, ना कि तुझे बोझ समझना चाहिए। राधिका बेटी, तू कहाँ थी? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। माँ, मैं ठीक हूँ और मुझे झिलमिल से मिलना था। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तभी राजेंद्र और कमला भी तालाब से बाहर आए। गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। गांव वालों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 15 साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। हमने अपनी ही बेटी को मार डाला था। झिलमिल, जो इतनी सुंदर थी, हमने उसे इसी तालाब में डुबो दिया था। गांव वालों में हड़कंप मच गया। सब चौंक गए ये सुनकर। हाँ, ये सच है। हमने अपनी बेटी को उसकी खूबसूरती के कारण मार डाला। हमें लगता था कि वो हमारे लिए मुसीबत बनेगी, पर सच तो ये है कि हम ही मुसीबत थे। आज मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों की कद्र करो। वो बोझ नहीं होती, वो भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा होती है। मैंने वो तोहफा खो दिया, तुम मत खोना। गांव के सभी लोगों को राजेंद्र और कमला की बात समझ आ गई। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आया। लोगों ने अपनी बेटियों को प्यार करना शुरू किया।